नमस्कार साथियों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की चर्चा के अंदर हम नारीवाद क्या है नारीवाद का दर्शन और सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। इस चर्चा के लिए मुझे बहुत सारे साथियों ने यह सुझाव दिया था कि नारीवाद क्या है, इसके बारे में, नारीवाद के पीछे जो इसका दार्शनिक आधार है और इसके सैद्धांतिक आधार है, इस बात को लेकर विस्तृत चर्चा की जाए, इस पे एक सार्थक चर्चा हो। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा ये पर्पज रहा है। हालांकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ नारीवाद आंदोलन का जो फिलोसफिकल और सैद्धांतिक आधार रहा है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में नारीवाद क्या है और नारीवाद को लेके हमें ये एहसास होता है कि नारीवाद को लेके छात्रों के मन में भी बहुत से जो उलझन या संशय रहता है कि नारीवाद को कैसे समझा जाए, नारीवाद का जो फिलोसफिकल टर्म है उसको कैसा समझा जाए, नारीवाद का जो सैद्धांतिक आधार है उसको कैसे समझा जाए, या नारीवाद के जो अलग अलग सैद्धांतिक आधार है उसको कैसे पढ़ा जाए। परंतु नारीवाद आंदोलन को जानने से पहले हम नारीवादी आंदोलन का जो दार्शनिक आधार है उसके बारे में क्या है जानना महत्वपूर्ण है। आज इस चर्चा के अंदर हम नारीवाद के जो अलग अलग दार्शनिक आधार रहे या उसके अलग अलग सैद्धांतिक आधार रहे उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव के अंदर जो नारीवाद जो दर्शन है, दर्शन आपको पता कि दर्शन का मतलब होता है ऐसा सिद्धांत जहाँ पे सत्य की खोज की जाती है। फिलोसफी दो टर्म से बनकर बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब प्यार होता है और सोफिया का मतलब होता है सत्य। ठीक है, कि सत्य की खोज करना। ये हमें क्या है कि नारीवाद को लेके, ये जानने को लेके हम क्या है एकमत होते हैं कि पाश्चात्य दुनिया के अंदर जो नारीवाद का जो दार्शनिक आधार क्या रहा है और भारतीय संदर्भ के अंदर जो नारीवाद को लेके भारतीय आधार रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चर्चा के अंदर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर नारीवाद का लेके क्या दर्शन रहा है, और भारत के अंदर जब नारीवादी आंदोलन या नारियों की इस दशा को सुधारने के लिए जो आंदोलन चले, उन आंदोलनों का जो दार्शनिक आधार रहा, क्या वो भारतीय रहा या पाश्चात्य रहा, इस चर्चा के अंदर हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव के अंदर होता क्या है कि नारीवाद जो दर्शन है और नारीवाद जो सिद्धांत है, ठीक है, जैसे हमने पहले कह दिया है कि दर्शन का मतलब होता है सत्य की खोज करना है। इस आंदोलन का, नारीवादी आंदोलन का जो दार्शनिक आधार, ये हम कह सकते हैं, या इस चर्चा का मुख्य आधार ये रहा है कि इसमें हम इस सत्य की खोज करके जो आज के समय के अंदर पाश्चात्य दुनिया के अंदर या भारतीय संदर्भ के अंदर जो नारीवाद आंदोलन शुरू हुआ उसके पीछे क्या सत्य की क्या कहानी रही है। यदि हम पाश्चात्य संस्कृति की बात करें, उसके कल्चर की बात करें, तो पश्चिम के अंदर क्या है कि जो नारियों को क्या है कोई उचित स्थान नहीं था। वहाँ पे नारियों को मान सम्मान बहुत कम दिया जाता था। कि वास्तव के अंदर आज के समय के अंदर नारियों की क्या स्थिति है और नारियों की क्या स्थिति होनी चाहिए, कि राज्य के संदर्भ में जो नर और नारी है दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिससे समाज आगे बढ़ता है, जिससे देश दुनिया आगे चलती है, दोनों का क्या स्थान होना चाहिए। और राज्य जो अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की अवधारणा के अंदर नारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस बात को लेके एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। और जो नारीवाद जो आज के समय में अपने अस्तित्व मूल्य का अपने आप में एक प्रश्न है। इस बारे के अंदर की स्वयं का जो अस्तित्व है वह क्या बताता है और हमें किस प्रकार के प्रश्नों को उठाने की कोशिश नारीवाद जो आंदोलन है वह आज के समय में कर रहा है। और जिन प्रश्नों को नारीवाद जो आंदोलन है उठा रहा है उन प्रश्नों को किस तरह से प्रस्तावित किया जा सकता है, या उन प्रश्नों का जो हल है वह किस तरह से किया जा सकता है, इन सभी के अंदर जो नारीवाद जो दर्शन है वो उसको हम चर्चा करते हैं। नारीवादी दर्शन के अंदर हमें ये समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए कि भारतीय दर्शन और जो पश्चिमी जो दर्शन है वह नारीवाद को लेके उनकी क्या समझ है, दोनों की जो समझ है बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, दोनों का जो दृष्टिकोण है, दोनों का जो अप्रोच है वो क्या है बिल्कुल अलग अलग है। परंतु नारीवाद का जो अपना क्या है एक दार्शनिक
आधार है। इसमें कोई संशय या इसके अंदर कोई प्रश्न नहीं उठता कि भारतीय जो चिंतन पद्धति थी या भारत की जो संस्कृति थी उसके अंदर नारीवाद को लेके क्या आधार रहा है। और जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं या उसको देखते हैं, पाश्चात्य या वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर नारीवाद को लेके कोई आधार ही नहीं रहा है। वहाँ पे तो पश्चिम के अंदर तो जो नारीवाद को क्या एक उपभोग की वस्तु माना जाता था, उसको शोषण का एक तरीका माना जाता। पश्चिम के अंदर तो नारीवाद को लेके कोई दर्शन ही नहीं रहा है। जब पश्चिम के अंदर जो नारियों को लेके कोई दर्शन नहीं रहा है, वहाँ पे जो नारियों को एक उपभोग की वस्तु माना जाता था, उसका कोई मान सम्मान नहीं किया जाता था। जिस कारण क्या है, पश्चिम के अंदर जो नारियों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता था, शोषण होता था, और उसे क्या है एक यौन शोषण का जरिया माना जाता था। जिस कारण क्या है कि पश्चिम की दुनिया के अंदर क्या है, नारीवाद को उत्थान को लेके वहाँ पे आंदोलन खड़ा हो गया। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ या पुरुषों की प्रतिक्रिया के स्वरूप अलग हुआ। और जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन ने क्या है कि जो इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर यह आंदोलन जब 19वीं शताब्दी के अंदर शुरू हुआ, ये पुरुषों के खिलाफ शुरू हुआ। और इस आंदोलन ने क्या है, जो महिलाओं को क्या पुरुषों के विरुद्ध खड़ा कर दिया या महिलाओं को क्या है पुरुषों से क्या है आइसोलेट करने का काम किया। जिस कारण इस आंदोलन में बहुत सारे जो इसने सफलता पाई, परंतु जैसे महिलाओं को क्या समानता का अधिकार दिया गया, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिया गया, महिलाओं को अपनी मर्जी से अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता मिली, महिलाओं को पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या उसके कल्चर के हिसाब से जीवन यापन मिला। परंतु फिर भी आज 19वीं शताब्दी के अंदर जहाँ भी आंदोलन शुरू हुआ था, 200 वर्षों के बाद भी हम ये देखते हैं कि जो पाश्चात्य जो नारीवाद जो आंदोलन है या वहाँ की महिलाओं ने जो इस आंदोलन से प्राप्त किया है, इस आंदोलन से प्राप्त किया है, उन सभी उपलब्धियों को लेके हुए क्या है आज भी खुश नहीं है। और वह भारतीय दर्शन की तरफ या भारत के अंदर जो स्त्री के नारीवाद को लेके क्या दर्शन रहा है उसकी तरफ लौटना चाहती है। और जो नारीवाद का जो आंदोलन पश्चिमी का, जहाँ से वो भारतीय दर्शन की तरफ लौटना चाहती है, भारत का जो दर्शन है नारीवाद को लेके क्या है वहीं से क्या हुए आज शुरुआत करनी चाहती है। परंतु इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना ये है जिसमें हमने ये समझना होगा कि भारत के अंदर भी जो नारीवाद जो दर्शन हुआ वो एक ना केवल भारतीय दर्शन से प्रेरित रहा, बल्कि नारीवादी आंदोलन जो पश्चिम का रहा है या नारीवादी आंदोलन की जो बागडोर नेतृत्व रहा भारत के अंदर क्या है, वो उन लोगों के पास रहा है जो कि पश्चिमी नारीवाद के आंदोलन से क्या है प्रभावित रहा है। यदि भारतीय दर्शन की हम बात करें तो भारतीय दर्शन के अंदर जो नारियों का क्या है बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत ही सम्मानजनक क्या है माना गया है। वास्तव के अंदर भारतीय दर्शन के अंदर नारी को क्या एक शक्ति का प्रतिमान माना गया है। और शक्ति का प्रतिमान का जब हम वर्णन करते तो इसके अंदर हम जैसे ईश्वरीय शक्ति को लेते हैं कि एक ईश्वरीय शक्ति जिसको हम क्या सुप्रीम मानते हैं, जिसको सर्वोच्च मानते हैं, और ईश्वरीय जो साक्ष्य को लेकर रहा है कि जिस तरह से हम ईश्वरीय साक्ष्य को लेकर परिकल्पना करते हैं, और ऐसा विश्व के अंदर कहीं नहीं कि जैसा भारत के अंदर नारी को लेकर दर्शन रहा है। वास्तव के अंदर जब हम ईश्वरीय परिकल्पना की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो ईश्वर का जो रूप है ना तो पूरी तरह से पुरुष का रहा है और ना ही पूरी तरह से नारी का रहा है। भारत के अंदर जो ईश्वरीय जो प्रतिरूप है वह अर्ध नारी और अर्ध पुरुष रहा है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि भारतीय दर्शन के अंदर स्त्री और पुरुष को क्या है समानता बहुत अधिक, मतलब एक बराबर जो समानता है वह होती थी, क्योंकि जो ईश्वर का जो प्रतिमान हम मानते हैं उसको क्या मानते हैं, एक आधी नारी और आधा पुरुष के रूप में हमें क्या उसकी देखते हैं। और भारत के अंदर जितने भी शक्ति के जो प्रतीक है, हमारे भारत के अंदर जितने भी शक्ति के प्रतीक है वे सारे के सारे क्या है नारी के रूप में चित्रित किए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे दुर्गा और लक्ष्मी को हम लेते हुए क्या एक शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। ये जो शक्ति के प्रतीक है भारत के अंदर पुरुष भी हो सकता था, परंतु दुर्गा और लक्ष्मी को क्यों लिया, क्योंकि इससे हम दार्शनिक आधार ये निकाल सकते हैं कि भारत के अंदर क्या है
स्त्री को क्या है, दार्शनिक रूप से क्या है, बहुत अधिक समानता भारत के अंदर स्त्री और पुरुष के बीच रही है। भले ही व्यवहारिक रूप में भारत के अंदर या सैद्धांतिक रूप में भारत के अंदर कोई अलग स्थिति रही है, ठीक है। व्यवहारिक रूप के अंदर, सैद्धांतिक रूप के अंदर भारत में क्या स्थिति है उसका भी हम जिक्र करेंगे। परंतु आज की चर्चा के अंदर हम नारीवादी आंदोलन को लेकर जो एक फिलोसफिकल टर्म रहा है, दार्शनिक आधार है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हम भारत के अंदर जो शक्ति के सभी जो पात्र है या सभी शक्ति के जो प्रतीक है, नारीवाद के रूप में क्या है हमने चयन किया है। यदि हम भारतीय दर्शन के अंदर लौकिक जगत की बात करते तो लौकिक जगत के अंदर भी क्या हम पूरी पृथ्वी को भी क्या है एक माता मानते हैं, और देश को भी क्या हम भारत माता की संज्ञा देते हैं, जिसका मतलब है कि हम इसको नारी के रूप में इसको मानते हैं। परंतु भारतीय दृष्टिकोण जो रहा है, हमारे देश की जो नारियों की जो भूमिका रही है नारी के रूप में, इस दर्शन के अंदर हम क्या है व्यवहारिकता के अंदर कुछ और हमें देखने को मिलता है। यदि भारत का हिस्टोरिकल हम इतिहास देखें तो भारत के ईसा से पूर्व या दूसरी शताब्दी से लेके छठी शताब्दी के बीच जो हम अजंता की गुफाएं लें, या 7वीं शताब्दी के अंदर क्या है हम हमारी एलोरा की गुफा, या 950 के अंदर जो हमारी खजुराहो की गुफाओं के अंदर जो चंदेल के राजाओं के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों के अंदर जो महिलाओं की चित्र हमें देखने को मिलते हैं, उससे तो जो पाश्चात्य दुनिया के अंदर जो महिलाओं को क्या है यौन के संबंध में जिस तरह से स्वतंत्रता है या कल्चर उनका जिस तरह से रहा है, आज के समय के अंदर भारतीय दर्शन संदर्भ के अंदर महिलाओं को यौन की जिस तरह से स्वतंत्रता आज के समय में नहीं है, उस समय से चंदेल के गुफाओं के अंदर या एलोरा की गुफाओं के अंदर या अजंता की गुफाओं के अंदर क्या है जो पश्चिमी जगत की जो महिलाएं हैं, उन चित्रों को देख के क्या बहुत शर्मा जाएंगी कि उस समय महिलाओं की जो क्या है पब्लिक डोमेन के अंदर क्या है किस तरह की स्थिति रही होंगी और किस तरह की क्या उन्हें स्वतंत्रता रही होगी। परंतु साथ में हमें ये भी महसूस करते हैं कि उस समय की जो महिलाओं की जो स्वतंत्रता रही है, वो नारीवाद को लेके क्या है एक बहुत सशक्त हमारे पास क्या है आधार है। जो नारीवादी जो शक्ति का जो आधार है, वो पश्चिम में ना तो नारी को कोई शक्ति का आधार माना गया था और ना ही नारी का कोई मान सम्मान किया जाता था। पश्चिम की दुनिया के अंदर तो नारी को केवल एक उपभोग की वस्तु माना जाता था, और जब पश्चिम की दुनिया के अंदर नारी को केवल उपभोग की वस्तु माना जाता था, उस कारण क्या पश्चिम की दुनिया के अंदर क्या है नारीवाद को लेके या नारियों की स्थितियों को सुधारने के लिए आंदोलन भी खड़ा हो गया। 1789 के अंदर जो J.S. मिल ने पहली बार नारीवादी स्वतंत्रता के मुद्दे की बात की थी, और उन्होंने अपनी बुक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के अंदर क्या महिलाओं की स्वतंत्रता का क्या मुद्दा उठाया था। और जिस कारण क्या है J.S. मिल की इस पुस्तक के बाद इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर क्या है नारीवादी जो आंदोलन है वो क्या शुरू हो गया। यदि भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद जो भारत के अंदर जो महिलाओं की जो स्थिति रही उसके अंदर परिवर्तन हुआ है, परंतु भारत के अंदर भी जो नारीवाद जो आंदोलन की जो शुरुआत रही है, भारतीय और पश्चिमी नारीवाद का को लेके जो इनका दर्शन है वो बिल्कुल अलग है। पश्चिम का दर्शन बिल्कुल अलग है। पश्चिम की दर्शन के अंदर तो ना तो महिलाओं को शक्ति का आधार माना गया है, ना उन्हें कोई मान सम्मान दिया गया है, परंतु भारतीय दर्शन के अंदर क्या है महिलाओं को क्या मान सम्मान दिया गया, उन्हें शक्ति का आधार माना गया है। परंतु वास्तव के अंदर जो भारतीय संदर्भ के अंदर या पाश्चात्य संदर्भ के अंदर जो इनका सैद्धांतिक आंदोलन का आधार रहा है वो एक ही आधार रहा है। पश्चिम की महिलाएं हो, भारत की महिलाएं हो, दोनों अपनी स्वतंत्रता, समानता, अस्तित्व व गरिमा की लड़ाई लड़ रही है। दोनों जो महिलाएं हैं, पश्चिम की महिलाएं, भारतीय महिलाएं, वे क्या पुरुषों के बराबर आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या जीवन के अलग अलग हिस्सों में पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता की मांग कर रही है। वे आज इस बात को लेके संघर्षरत या आंदोलितरत है कि उन्हें भी क्या पुरुषों के बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भी पुरुषों के हर एक बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए जो भारत के अंदर जो नारीवादी आंदोलन चला, नारीवादी आंदोलन की जो बागडोर जिन
नारीवादियों नारी के पास रही। वह जो नारी थी जिसकी जो बागडोर है वह भारतीय आंदोलन या भारतीय नारीवादी आंदोलन कर रही थी। उन्होंने अपना जो सैद्धांतिक आधार है भारतीय दर्शन नहीं रखा, बल्कि पश्चिम के आंदोलन से वह प्रभावित रही थी, जो कि एक विडंबना भी हमारे देश की या हमारे समाज में रही है। इनका दर्शन तो हमने पहले कहा कि दर्शन तो इनका अलग अलग जरूर रहा है, परंतु इनका सैद्धांतिक आधार क्या है, एक समान है। सभी क्या है, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, गरिमा के लिए, अस्तित्व के लिए, हर एक क्षेत्र में क्या है कि उन्हें पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उन्हें हर एक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे भारत के अंदर क्या है, हाल ही में केंद्र की सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया, जिस बिल के तहत क्या है, महिलाओं को भी जो 33 जो % जो रिजर्वेशन है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के अंदर मिलेंगी। और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 के तहत जो लाया गया है, जिसके तहत जो वीमेंस को है वह 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने सिर्फ यह समझने की कोशिश की है कि पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन का दर्शन क्या रहा है और भारतीय संदर्भ के अंदर भारतीय नारियों का जो दर्शन है वह क्या रहा। भारतीय संदर्भ के अंदर क्या है, नारीवाद को क्या एक सम्मान के रूप में, एक शक्ति के रूप में देखा जाता था। अब के बाद की जो चर्चा है हमारी वह क्या है, नारीवाद के ऊपर ही होंगी, परंतु नारीवाद का सैद्धांतिक और नारीवाद के जो अलग अलग आंदोलन के जो पड़ाव रहे उसके बारे में जरूर करेंगे। तो आज की चर्चा के अंदर हमने केवल नारीवादी दर्शन को समझने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियोस को देख लेने के बाद आपको नारीवादी आंदोलन का जो सैद्धांतिक आधार है उसको समझने में आपको जरूर मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।